as planned, we would be doing the chapter last lesson. और थोड़ा थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जो है I'd given you the gist. See, from this chapter, like मैंने आपको My Mother at 66 में बताया कि the significance, old age theme आता है. In your class 12, from your long questions, you can always expect the themes of the chapters. But as per the new CB questions, you may have two chapters clubbed together, और आपका जो क्वेश्चन है वो थीम भी हो सकता है या फिर वो मैसेज भी हो सकता है. बोथ ऑफ देम, ईदर ऑफ देम कैन बी देयर. दोनों चीजें हो सकती हैं. इट कैन बी अ थीम और इट कैन बी द मैसेज दैट इट वांट्स टू कन्वे. लाइक ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका इंडिगो चैप्टर के साथ जो है इट कैन बी क्लब्ड, because indigo chapter is also dealing with patriotism. Somewhere to some extent it's dealing with patriotism, leadership, तो उसमें भी ऐसा कुछ है. So there can be one question which can be clubbed with these two chapters, right? The chapter, और अभी तक जितने भी अगर हम लोग देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ईदर वी हैड एन आरटीसी और वी हैड द शॉर्ट क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही आए हैं और आरटीसी आया है. एक बार आया था, दैट इज आई थिंक 4 years back. 4 years back, yes. So that means 2018 या 19 वाले में, or else short questions ही आए हैं. So let us start the chapter along with the notes. First of all, द चैप्टर, ये जो चैप्टर है, अगर आपको कहीं पर लगता है बच्चा कि यू नीड मोर हिंदी में, आपको ज्यादा अच्छे से मतलब कि चाहिए, तो डू लेट मी नो ऑन द व्हाट्सएप ऑल्सो, सॉरी ऑन योर चैट ऑल्सो. मैं दोनों ही लूंगी, इंग्लिश भी और हिंदी. ठीक है. तो द चैप्टर की जो सेटिंग है, जो ये चैप्टर है इसकी जो सेटिंग है वो है कि एक बच्चा जो है स्कूल जा रहा है, एंड द नेम ऑफ द चाइल्ड इज फ्रांस. उसका नाम है फ्रांस. फ्रांस छोटा सा बच्चा है. नाउ यू कैन इमेजिन, छोटे बच्चों को आप लोग थोड़े बड़े हो 12th स्टैंडर्ड में, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ चाइल्ड हु इज अराउंड 8 years, उसके लिए मतलब एजुकेशन को सामने रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो वो जो है ही इज लेट फॉर द स्कूल. जो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है या आया है, दैट इज व्हाई वाज फ्रांस late for the school. You can even write down the question side by side for your references. Later I can share the answer, the question answer. पहला, he was perhaps late क्योंकि उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन, he was supposed to learn the rules of participles. उसको उस दिन participles के rules learn करने थे, लेकिन उसने participles के रूल लर्न नहीं किए थे. उसको वो participles के रूल्स काफी डिफिकल्ट लग रहे थे, and he was scared for, as dreaded for a scolding. उसको लगा जो उसका टीचर है ही इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. मतलब अकॉर्डिंग टू फ्रांस, उसका जो टीचर था वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस था. मतलब इन योर हिंदी वर्ड वी कैन से ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, एंड ही थॉट कि वो तो स्केल से मुझे मारेगा. सेकेंड रीजन, ही लाइक्ड टू वॉच द बर्ड्स. उसको जो है वहां पर जो बर्ड्स होते थे उनको देखना पसंद था. एंड देन द प्रशियन सोल्जर्स मार्चिंग, वहां पर जो प्रशिया के जो सोल्जर्स होते थे वो मतलब कि उनको देखना भी अच्छा लगता था. उनको वो लोग ड्रिल करते थे, मतलब प्रैक्टिस करते थे, तो उनको देखना, बर्ड्स को देखना, उनको ये सारी चीजें अच्छी लगती थी. सो ही वॉज वेरी लेट, एंड ऐसे ही
सोचते सोचते वो जो है चलता जा रहा था, एंड सडनली देयर वाज अ बिल्डिंग व्हिच इज कॉल्ड एज टाउन हॉल। आपको पता होगा हमारे दिल्ली का जो टाउन हॉल है वो चांदनी चौक में है। पहले जमाने में क्या होता था, टाउन हॉल वाज बेसिकली द गवर्नमेंट बिल्डिंग, और जितने भी आपके मेजर जो भी आपके न्यूज वगैरह होते हैं वहीं से अनाउंस किए जाते थे। अभी तो हमारा सिस्टम वगैरह चेंज है। तो वहां वो जब गया तो उसने देखा वहां काफी भीड़ है, देयर वाज अ क्राउड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई वाज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। या नीचे अभी एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी इससे रिलेटेड है। देन वहां पर जो मतलब कि हॉजर था, मतलब सॉरी, देयर देयर वाज वन मोर पर्सन, उसने उसको बोला, ओ देयर इज नो, मतलब कि वेव, देयर इज नो हरी, यू कैन गो वेरी वेरी। तो उसने उसको समझ नहीं आया कि उसने ऐसा मुझे क्यों बोला। देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, उसने बोला देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, लेकिन इसको समझ नहीं आया कि प्लेंटी ऑफ टाइम, ये तो ऑलरेडी लेट हो रहा था। उसको समझ नहीं आया। लेकिन फिर उसने क्राउड को देखा, एंड क्राउड को देखकर उसने यही सोचा कि पिछले 2 सालों से, मतलब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, दिस इज सेट अप अमंग द वॉर। फ्रांस को जब प्रशिया ने, मतलब जर्मनी जो प्रशिया है, उन्होंने जब इसके ऊपर अपना कब्जा किया था, इनके दो जो है मतलब की थे, दैट इज वन इज एल्सेस एंड सेकंड इज लोरेन। तो ये लोग उसी एरिया में रहते थे। तो इसको लगा कि पिछले 2 सालों से यहाँ पर सिर्फ दिस बुलेटिन बोर्ड हैज बीन द सोर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, यहाँ पे सारे बैड न्यूज आए हैं, सारे के सारे बैड न्यूज आए हैं। तो हो सकता है कि कोई सोल्जर्स की डेथ हो गई होगी, कोई हमारा कुछ ऐसा, मतलब ही टुक इट वेरी कैजुअली। नाउ ऐसा मतलब कि थिंकिंग ऑन दिस ग्राउंड ही रीच्ड हिज स्कूल, अपने स्कूल पहुंच गया। जब स्कूल पहुंचा तो नॉर्मली आपको भी पता है कि स्कूल पहुंचने पर कैसी आवाजें होती हैं। अगर मतलब स्कूल स्टार्ट हो गया हो तो भाई बिल्कुल खामोशी। लेकिन नॉर्मली स्कूल होता, अगर स्कूल नहीं हुआ तो भाई बच्चों के बाहर खेलने की आवाज, हजल एंड बजल, एंड देन द बैंगिंग ऑफ द, मतलब टीचर्स जो है वो अपने रूलर को टेबल पर मार रही हैं। तो इसको लगा कि ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही है। इट लुक एज इफ इट वाज अ संडे, मतलब द एनवायरमेंट वाज वेरी स्ट्रेंज। आपके पेपर में अगेन द थर्ड क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट इज व्हाई वाज, मतलब कि व्हाई डिड फ्रांस फील वेरी स्ट्रेंज आफ्टर रीचिंग द स्कूल। तो बहुत ही खामोश सा एनवायरमेंट था। अब इसको समझ नहीं आया कि भाई ये क्या हुआ। देन ही थॉट कि हो सकता है कोई आया ना हो। सो ही पीप्ड थ्रू द विंडो, उसने मतलब कि खिड़की के थ्रू अंदर देखा, एंड ही वाज सरप्राइज टू सी दैट द एंटायर क्लास वाज सिटिंग ओवर देयर। पूरी की पूरी क्लास जो है वो वहां बैठी हुई थी। इनफैक्ट द विलेजर्स वर आल्सो सिटिंग, एंड दोज हु नॉर्मली बंक्ड द क्लास वो भी वहां बैठे हुए थे। तो उसको समझ नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया। अब उसको और ज्यादा डर लग रहा था। रीजन, पूरे की पूरी क्लास भरी हुई है, और आप भी सोच सकते हो अगर आप अंदर घुसते तो सब बच्चे हंसते हैं। अब उसको लगा अब तो टीचर मुझे मारेगा ही मारेगा। एंड एम हेमल तो वैसे भी वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ही ऑलवेज होल्ड्स एन आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। वो हमेशा अपने पास में एक आयरन रूलर रखता है और वो मुझे मारेगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर ही एंटर्ड द स्कूल। देयर जैसे ही वो एंटर हुआ तो एम हेमल ने उसको बिल्कुल डांटा नहीं। इनफैक्ट he was very polite and he said, you are too late Franz, we were supposed to start without you, हमें तो तुम्हारे बिना हम क्लास स्टार्ट करने वाले थे, आओ। उसको बड़ी हैरानी हुई। जो टीचर बिना डांटे कोई काम नहीं करता था, आज वो इतना पोलाइट। और उसका जो रूलर था दैट वाज केप्ट ऑन द टेबल।
He did not understand what is happening, why it is happening. He went and sat on his chair, अपने डेस्क पर. फिर उसने एक चीज और नोट की, that M Hemal was wearing a special dress. आपके NCERT में भी मतलब की वाला जो क्वेश्चन है वो है, और this question has come in the exam twice or thrice, and I'm talking about both. और उसका जो मतलब कि उसमें कई बार आता है डिस्क्राइब द ड्रेस वोर बाय एम हेमल, और कभी कभी आता है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द ड्रेस. वो जो ड्रेस थी विच हैड अ शर्ट जो एम्ब्रॉयडर्ड थी, उसमें एम्ब्रॉयडरी बनी थी, और उसने एक हैट पहना हुआ था, एंड ही वाज वियरिंग अ फॉर्मल ड्रेस. नॉर्मली वो जो ड्रेस है, जो फॉर्मल ड्रेस है, ही वोर इट ईदर ऑन द ड्रेस ऑन व्हेन कोई स्कूल में इंस्पेक्शन होता था, कोई प्राइज डे होता था, कोई सेरेमनी होती थी, तो ही वो ऐसा ड्रेस पहनता था. बट आज उसने वो ड्रेस पहनी हुई थी, एंड दिस बॉय वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आज क्या स्पेशल है. Why Mr. M. Hemal is wearing this special kind of dress? He was not able to understand. फिर उसने क्लासरूम में देखा तो द क्लास वाज कंप्लीटली फुल. जो ओल्ड हॉजर है, मतलब बूढ़ा, ओल्ड मतलब जो बूढ़ा हॉजर था, ही वाज सिटिंग ऑन द टेबल. उसके पास एक पुरानी बुक थी, प्राइमर, PRIMER, प्राइमर जो है, बट इज दैट मीन्स द फर्स्ट बुक, बिगिनिंग. एंड देन ही सॉ द पीपल, जो मतलब कि पोस्टमैन है, सभी बैठे. अब उसको समझ नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया. देन Mr. M. Hemal started the class and he gave an announcement. अब ये जो क्वेश्चन है क्लास 12, इस पर्टिकुलर एरिया में यही क्वेश्चन 3 तरीके से आया है. ये क्वेश्चन 3 तरीके से आया है और कई बार आया है. फर्स्ट इज मिस्टर एम हेमल सेड, मतलब क्वेश्चन है व्हाट वाज द अनाउंसमेंट said by M. Hemal. What a thunder clap! What a thunder clap! Why did France say this? फ्रांस ने ऐसा क्यों कहा? तीसरा, what was the order that came from Berlin and put on the notice board? तीनों क्वेश्चन का सेम आंसर है. What announcement did M. Hemal make? Second, what a thunderclap. And third is, what was the order that came from Berlin? Ab M. Hemal said that today is your last French lesson. आज आपका last French lesson है. From tomorrow, a new German teacher would come. कल से एक जर्मन टीचर आएगा, and only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. और कल से आप लोग सिर्फ जर्मन पढ़ोगे, फ्रेंच नहीं पढ़ोगे. एंड द रीजन वाज दैट उनका जो एरिया था एल्सेज एंड लोरेन, दैट हैड बीन कैप्चर्ड बाय प्रशिया. ये बात सुनते ही फ्रांस जो है, ही वॉज वेरी मच अपसेट. उसको लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई है. व्हाट अ थंडर क्लैप. ओ अच्छा, तो यही मतलब कि रीजन है that all the villagers are now sitting here to express their gratitude. मतलब उसने ऐसा ऐसा सोचा. यही रीजन है that poor M. Hemal is wearing his special kind of dress. यही रीजन है that there was crowd in front of the bulletin board. मतलब उसके सामने सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो खुल गया. He was feeling very, very, very disappointed. उसको लगा that he had been
सो विलिंग अवे, अपने टाइम को उसने कितना बर्बाद किया. Instead of learning his lessons, he had been wandering here and there. He had been skipping his classes. He had been ignorant towards his studies. और जो किताबें कल तक उसको एक बोझ लगता था, those books which seemed to be so much of burden, now from tomorrow they would become a history. और कल से तो उनकी कोई कीमत ही नहीं. They are going to be part of history. ये सब सोचकर फ्रांस बहुत दुखी हो गया. He was very very upset. उसको लगा that he has really missed everything. और उसको तभी समझ भी आया कि why the villagers were so sad. फिर उसने सोचा कि आज अगर टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, if the teacher is asking the question from me, at least I'll try to respond. मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश तो करूंगा. और वैसा ही हुआ. उसने एम हेमल ने जो है क्वेश्चन पूछा पार्टिसिपल पर, लेकिन उसने तो कुछ लर्न कर ही नहीं रखा था, तो ही वॉज नॉट एबल टू आंसर. अब उसको लगा एम हेमल पक्का उसको मारेगा. ही वुड टेक द आयरन रूलर एंड ही वुड बी बीटिंग हिम, ही वुड स्कोल्ड हिम. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ. एम हेमल did not scold France, but instead he said, यही आपका जो ये वाला ब्लू कलर का मैंने जो डाल रखा है ना, ये वाला आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है. What reasons did M. Hemal give for the children to be ignorant? या फिर when France did not respond, how did M. Hemal react? तो एम हेमल ने कहा, डोंट वरी फ्रांस, आई विल नॉट स्कोल्ड यू. दिस इज नॉट योर मिस्टेक, ये तुम्हारी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है. दिस इज ऑल द मिस्टेक ऑफ योर पेरेंट्स. तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, नॉर्मली दे सेंड यू फॉर वर्किंग इन द फील्ड, क्योंकि वो एरिया बहुत गरीबी का था. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड बी सेंडिंग द चिल्ड्रन टू द फील्ड्स, जहां वो लोग एक्स्ट्रा वर्क करते थे, कुछ पैसा कमाते थे. दे वर नॉट दैट मच सीरियस अबाउट एजुकेशन, दे वर नॉट दैट मच सीरियस अबाउट स्टडीज. और इसीलिए शायद बच्चे भी कभी भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे. सी द education, the knowledge of a child is not only the child's responsibility. It's the responsibility of the teachers, it is the responsibility of the parents, and of course the child himself. तो कोई एक इनमें से अगर गलत होता है, अगर टीचर्स जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो बच्चे भी ध्यान नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल, तो कौन सा बच्चा होता है जो बैठकर उस सब्जेक्ट को पढ़ रहा होता है? तो सेलिब्रेट करता है. तो उसने कहा कि योर पेरेंट्स फॉर स्मॉल अमाउंट दे सेंड यू टू द फील्ड्स. फिर उसने खुद को भी ब्लेम किया. इट्स नॉट दैट ही ओनली ब्लेम द पेरेंट्स, ही आल्सो ब्लेम हिमसेल्फ. ही सेड दैट ऑलमोस्ट, मतलब कि मेनी टाइम्स आई वुड बी गिविंग यू हॉलीडेज व्हेन आई वांटेड टू गो फॉर फिशिंग ट्रिप्स. जब भी मुझे फिशिंग पे जाना होता था, मैं तुम लोगों की छुट्टी कर देता था. Moreover, I would be giving you the work of watering my plants. मैं तुमको कहता था मेरे प्लांट्स को वाटर करो. तो जब ना ही पेरेंट्स सीरियस है, ना ही टीचर सीरियस है, तो हाउ कुड द चिल्ड्रन बी सीरियस? एंड देन ही ब्लेम द पीपल फॉर बीइंग hostile towards their language. उन्होंने कहा, हम लोग पता क्या सोचते हैं, ये हमारी आदत है. ओ देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम. ये आपका आरटीसी वाला क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द आरटीसी पोर्शन. ओ देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम. और अब देखो कहाँ टाइम है.
हम लोग हमेशा अपने काम को कल पर डालते हैं. वी ऑलवेज पुट आवर वर्क ऑन द नेक्स्ट डे. ओ अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड देन सडनली व्हेन द टाइम स्लिप्स अवे, जब वो टाइम चला जाता है, देन वी रियलाइज इट्स वर्थ. और यही जो एल्सेज एंड लोरेन के लोग हैं उन्होंने भी किया. दे हैड बीन वेरी इग्नोरेंट टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज. उनको लगा कि लैंग्वेज है भाई, लर्न कर लेंगे, क्या क्या फर्क पड़ता है. दे नेवर पेड अटेंशन. एंड नाउ वो लैंग्वेज जो हमारी पहचान है, द वन विच इज आवर आइडेंटिटी, नाउ हैज बीन स्नैच्ड. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपका मतलब कि 3 मार्क का क्वेश्चन है. हाउ डिड एम हेमल डिस्क्राइब फ्रेंच. एम हेमल ने फ्रेंच को कैसे डिस्क्राइब किया. तो एम हेमल डिस्क्राइब्ड फ्रेंच as the most beautiful language on this earth. And he also said that ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एक बार 2010 में आया था 10 मार्क्स का. पहले ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते थे दे यूज्ड टू बी फॉर 10 मार्क्स. फिर आपका 8 मार्क्स में आता था, फिर 6 में आना शुरू हुआ था. एंड दिस चैप्टर मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने गांधी जी का एक एग्जाम्पल भी डाला था. तो ही सेड when people are enslaved and if they have the key to their language, it is as if they have the key to their prison. मतलब अगर आपको कोई जबरदस्ती अपनी स्लेवरी बनाता है और आप अपनी लैंग्वेज अपनी कल्चर को कभी भूलते नहीं हो, तो कोई भी आपसे आपकी आइडेंटिटी नहीं छीन सकता. नो वन कैन डेयर टू स्नैच अवे योर आइडेंटिटी. And thus he went on describing how beautiful French is. It is the most beautiful and logical reason language. And he also said that one must protect their language. उसके बाद उसने जो है धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया. Now France was shocked. पिछले कितने सालों से ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक कंसेप्ट. और आज उसको एक ही बारी में सब कुछ समझ आ रहा था. उसको लगा इट इज सो इजी. ऑन द अदर हैंड उसको ये भी मतलब कि उसने देखा दैट आज जो टीचर है ही वॉज ऑल्सो वेरी सिंसियर. मे बी this sincerity was from both the sides, the teacher as well as the students. बच्चे भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे. they were not making any joke and the teacher was also paying complete attention. And thus he completed his lesson. उसके बाद उसने नए नोटबुक्स निकाले. they were beautifully written. उसमें एल्सेज एंड लोरेन लिखा हुआ था. एंड उस मतलब कि नोटबुक में जो एल्सेस लोरेन लिखा था वो दूर से ऐसा लग रहा था एज इफ इट इज द फ्लैग ऑफ देयर कंट्री. एंड देन ही स्टार्टेड द अदर लेसन्स. यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे दे इवन वर अंडरस्टैंडिंग, जो कि इनफैक्ट दे वर नॉट राइटिंग, लेकिन वो लोग ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था उनको भी ये बात समझ आ रही. देन उसको जो है चिड़ियों की आवाज आई, कबूतरों की आवाज आई, पिजन्स की आवाज आई. एंड ही लुक्ड एट द विंडो. वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पीछे है ये वाला क्वेश्चन. विल दे मेक द पिजन्स सिंग इन जर्मन. क्या मतलब है इसका. अब आपके घर के अंदर अगर कोई पेट है तो वो आपकी लैंग्वेज को जरूर समझेगा, है ना.
There is nothing like the language that a pet has. There is nothing like a language a bird speaks. Can you say that वो जो bird बैठा हुआ वो जो है वो पंजाबी है? No. We differentiate between ourselves. That person is Bania, that person is South Indian, that person is North Indian, etc., etc. वो हिंदी है, वो पंजाबी है. But this is not applied to the animals. This is not applied to the rivers. This is not applied to the air. आप दिल्ली में रहते हो, आप पेरिस में रहते हो या आप जापान में रहते हो, the air around you is the same. In India, इंडिया का जो इंडस वाटर है, इंडस वाटर, when you go to Ladakh, it starts from the source. लद्दाख से नीचे कश्मीर की तरफ आपका डल लेक, सतलज, वहां से निकलते निकलते इट रीचेस पंजाब, जहां हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं. वी नो इट विद द रावी, ब्यास, सतलज करके. वही रिवर आफ्टर क्रॉसिंग इंडिया इट रीचेस टू पाकिस्तान. तो क्या उसके पानी के अंदर पानी की जगह खून है? नो, द वाटर इज द सेम. सिर्फ एक माउंटेन जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान और दूसरा माउंटेन जिसको हम कहते हैं इंडिया. लेकिन देर इज नो डिफरेंस इफ यू सी इनटू द वाटर. पानी में कोई डिफरेंस नहीं होता है. अगर आप कहो कि ऐसे माउंटेन से निकल के आ रहा है, व्हेन इट क्रॉसेस here it may we may say it is Pakistan, and when it enters here it is India. If you have seen the famous Niagara Falls in US, Niagara Falls आपका ऐसे चलता रहता है, एंड ये एरिया ऐसा आपका फेंस्ड है. इस तरफ आपका यूएस है और इस तरफ आपका कनाडा है. तो ये पानी किसका हुआ? Is the water belonging to US or it is belonging to Canada? No one. When a bird coos, तो हम सिर्फ उस बर्ड की आवाज को पहचानते हैं. An animal only understands the signature of love, the symbol of love. It doesn't understand any language. But the words like hatred, anger, jealous, ये सब हम एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर फोर्स करते हैं. अच्छा, रमा मैम अर्गम के घर आई है, अर्गम को मैम ने बहुत तंग किया, तो आज रमा मैम को मैं वो खिलाऊंगा जो मैम नहीं खाती. दैट इज हाउ वी बिहेव. इट्स एन एग्जाम्पल इन अ ह्यूमरस वे. हम ऐसा ही करते हैं. व्हेन वी वर एनस्लेव्ड, जब हम लोग ब्रिटिश के अंडर थे, तो ब्रिटिश ने हर वो चीज हम पर फोर्स किया था जो वो करना चाहते थे, वेदर इट वाज द लैंग्वेज और द क्लोथ. क्या आप ये चीज किसी एनिमल पे कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट. यू स्टैंड इन द बॉर्डर, अब बॉर्डर पे खड़े हो जाओ एंड वॉच द डॉग्स. वो उस तरफ भी जाते हैं, इस तरफ भी आते हैं. तो कैन यू कॉल देम एज पाकिस्तानी और इंडियन डॉग्स, चाइनीज और इंडियन डॉग्स? नो. लेकिन when the humans enslave others, they express their jealous anger by suppressing others. ये वाला क्वेश्चन अगेन इट वाज एन 8 मार्कर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा बताया. So it is only we humans who have all these, odd feelings. The river,
The animals, the birds are as free as they were. चाहे उनके रीजन में जर्मन रूल करें या फ्रेंच, वो लोग तब भी वही हैं। ये सोचकर फ्रांस जो है बहुत दुखी हो गया। एंड देन ही रिमेम्बर्ड कि ऊपर कुछ आवाजें आ रही थी। जो एम हेमल थे, जो उनका जो स्कूल था, मतलब बेसिकली इट इज व्हाट वी कॉल एज अ इनफॉर्मल स्कूल। तो नीचे जो है स्कूल था और ऊपर उनका घर था, और उन्होंने वहीं पे जो गार्डन था उसके अंदर उन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे थे। तो जो उनकी सिस्टर थी वो सारे के सारे ऊपर जो मतलब कि सारा सामान है उनको पैक कर रही थी। तो फ्रांस को लगा, फॉर द पास्ट 40 years दिस मैन हैज बीन टीचिंग हियर। उसको कितना बुरा लग रहा होगा दैट एट वन गो, उसको एक ही झटके में ही वॉज सपोज टू लीव दिस एरिया, उसको इस एरिया को छोड़कर जाना पड़ रहा है। एंड देन अभी तक जो वो फ्रांस के लिए, मतलब जो एम हेमल के लिए जो एक डिसिप्लिन्ड, वेरी स्ट्रिक्ट ऐसा सोचता था, सडनली हिज फीलिंग्स चेंज इनटू रिस्पेक्ट। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया है। उसको अपने टीचर के लिए एक रिस्पेक्ट आया। उसको लगा कि जो टीचर पिछले 40 साल से हमें लैंग्वेज पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और हम लोगों ने कभी उसकी बात को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, एंड दिस वे उसको ऐसा लगा आई, मतलब कि जो मिस्टर एम हेमल है, ही वॉज अ परफेक्ट टीचर। फिर जो टीचर था, he started teaching them what we call as vowels। अब हम लोग vowels कैसे पढ़ते हैं? ए ई आई ओ यू। हम लोग पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू, और उनके उसमें था वो ब्ला, सॉरी ब्ला, ब्ले, ब्ली, ऐसे कर। तो he started teaching the vowels। there was complete silence। everyone was very very attentive। ऐसा लग रहा था सब एक ही दिन में सब कुछ सीख लेना चाहते। एंड वाइल जब भी ये काम कर रहा होता और टीचर की तरफ देखता, वो देखता कि टीचर उनकी तरफ बिल्कुल कैमरा की तरह ध्यान से देख रहा। every time when he would look at his teacher would be looking at them very very alertly। उसको लगा एज इफ ये टीचर ये पूरी सीन को अपनी आंखों में लेकर जाना चाहता। the teacher wants to capture this moment in his eyes। और तभी इतना सब कुछ ये सोचते सोचते 12 बज गए। इट वॉज 12, and it was the time when the Prussians were supposed to take control of their area। उनके एरिया को प्रशिया ने अब कंट्रोल करना था। एम हेमल अपनी सीट से उठा। he wanted to speak something, लेकिन वो इतना अंदर से दुखी था कि ऐसा लगा कुछ उसके गले में चोक हो गया। his throat was choked। it looked as if something is choking। उसको कुछ नहीं समझ आया। he just took a piece of chalk, और बोर्ड के ऊपर ही रोट विवे ला फ्रांस। one of the again very very famous and repeated question from this chapter, that what did he write, या फिर how did M Hemal pay his respect to his language, या what does the word vive la France means? Again a very repeated question। और जब वो उठा तो इसको ऐसा लगा हिज टीचर इज टू टॉल, और इसने जो है एक एक्सप्रेशन बोला दैट आई
never saw M. Hemal look so tall. What is the meaning of this? यहाँ पर जो tall word यूज हुआ है क्लास 12, this is not for the length. ये जो tall word यूज हुआ है, it is not for the length, it is for his greatness. ये उसकी अच्छाइयों के लिए था. यहाँ पर इतना लंबा मतलब इतना महान. वो इंसान जिसने 40 साल अपने दे दिए टू दिस स्कूल, जहां एवरीवन हैड ऑलवेज बीन वेरी इग्नोरेंट, बट स्टिल उसने हर एक दिन कोशिश की दैट ही शुड पुट द लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ हिज चिल्ड्रन. ये दिस वाज अ सडन रियलाइजेशन फ्रॉम फ्रांस साइड. अब उसने लिखा विवे ला फ्रांस. What does it mean? It means long live France. हम हिंदी में बोलते हैं ना, जिंदाबाद. He wanted that his language, his country should always live in the heart of everyone. उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाया. He was not able to speak anything. So he just dismissed the school. उसने सिर्फ अपने हाथों से इशारा किया और कहा कि स्कूल इज ओवर, and he said, ask them to go away. So that is the chapter, the last lesson. अब आता है एक important one more question, that is justify the title the last lesson. Justify the title the last lesson. तो जो ये chapter है last lesson, this is about the realization. यहाँ पर जो लास्ट लेसन है, that had a lasting impression on the people. मतलब ये उनका सबसे आखिरी लेसन था. Since from the next day they were supposed to be taught German. उनको जो है जर्मन सिखाना था, और that was the last lesson. लेकिन that last lesson became a lasting lesson for everyone, क्योंकि that gave the realization to all the people, the villagers and students like France. तो इसीलिए the name of the chapter last lesson is hence justified. इसीलिए ये जो नेम है ये जस्टिफाइड है, क्योंकि वो आखिरी लेसन था जिसने उनके दिमाग में it had put that impression. So that is what we call as the chapter, the last lesson. Then as I hurried, the blacksmith watcher who was there said, don't go so fast, Bap, you will get your school in plenty of time. तो ये उसने क्यों बोला था और फ्रांस को क्या लगा, क्योंकि फ्रांस को समझ नहीं आया था कि वो ये क्यों बोल रहा है कि आराम से जाओ. I thought he was making fun of me. Then next is, what was the scene at the school? स्कूल के अंदर कैसा लग रहा था, मतलब देयर वाज अ कंप्लीट संडे, मतलब ऐसा लग रहा था इट वाज अ संडे मॉर्निंग, और अब उसको लगा कि जो टीचर है वो अपने आयरन रूलर से मुझे मारेगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. जब फ्रांस अंदर गया तो उसने कहा, गो टू योर प्लेस, वी वर सपोज टू बिगिन विदाउट यू. Then what was special about the dress he wore? The beautiful green coat, his frilled shirt, little back silk, all embroidered, जो कि वो सिर्फ स्पेशल डे पे पहनता था. उसको समझ नहीं आया. All the back benches were also settled. और जब वो ये सबको सोच रहा था तो टीचर ने अनाउंस किया, this is the last lesson, the order has come from Berlin,
यही आपका वो वाला क्वेश्चन है, व्हाट अ थंडर क्लैप, what was the order that had come from Berlin, या what was the order that was put on the bulletin board. ये देन उसका रियलाइजेशन कि वो जो है उसने अपने टाइम को कितना वेस्ट किया इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. And then he understood why all the people were there. They had come there to pay their gratitude. वो लोग वहां अपने कंट्री को रिस्पेक्ट करने के लिए आए थे. एंड देन उसको लगा वो जो है आंसर देगा, लेकिन व्हेन ही स्पोक ही वाज नॉट. उसको लगा टीचर उसको डांट लगाएगा, लेकिन फिर वहां पर उसने उसको समझाया, हाउ इज इट you pretend to be Frenchman yet you can neither speak nor write your own language. उसने मतलब कि ही जस्ट रीप्रोच, ये वाला भी पेपर में आया है, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रीप्रोच आवरसेल्व्स. रीप्रोच मतलब खुद को हमें जो है, मतलब वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, हमें अपने आप को समझना चाहिए. ये हम लोग कहते हैं वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई लर्न इट टुमारो. हम काम को कल पर छोड़ते हैं. वी नेवर रिस्पेक्ट ourselves, we never respect our religion. फिर उसने ये reasons दिए that he used to give them holidays on the pretext of मतलब कि fishing or watering the plants. उनके parents उनको जो है mills पर भेज देते थे to earn some extra money. And then he spoke about how French language is the most beautiful and logical language in the world. फिर उसके बाद आपको मैंने एक वो सुनाया था, that when a people are enslaved as long as they hold their language. ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को उन्होंने गांधी जी के साथ भी, मतलब गांधी जी के लीडरशिप से भी रिलेट किया था. that how गांधी जी had used the स्वदेशी मूवमेंट. हमारे यहाँ पर भी हमने स्वदेशी मूवमेंट यूज किया था. एंड देन विथ मच पेशेंस बच्चे और टीचर दोनों ही पढ़ रहे थे और पढ़ा रहे थे. देन ही गेव द कॉपीज, और उसके बाद देयर वाज कंप्लीट साइलेंस. एंड देन कुछ पिजन्स आए तो उसने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन. और उसके बाद उसने देखा कि जो टीचर है वो एकदम अपने चेयर पर मोशनलेस बैठा हुआ है, एज इफ ही वाज कैप्चरिंग द मोमेंट्स. एंड देन ही टॉट अबाउट द, और उसको लगा कि उसकी टीचर, उस टीचर को कितना बुरा लग रहा होगा जिसने इस स्कूल को अपना घर बनाया था और अब उन्हें छोड़ना पड़ रहा है. देन दे रेड अबाउट द वॉवल्स. और उसके बाद जैसे ही आपका 12 बज गए तो दे हैड टू स्टैंड अप. टीचर खड़ा हुआ. ये वाला मैंने आपको लिखवाया था, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल. और यहाँ जो टॉल है, दिस इज फॉर हिज ग्रेटनेस. देन ही वांटेड टू से समथिंग, ही कुड नॉट. तो उन्होंने सिर्फ ऑन द board he wrote Vive la France and then asked them to go. और यही आपका जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि एम हेमल फ्रांस की जो फीलिंग्स थे वो कैसे चेंज हुए, दिस. एंड देन ये वाला क्वेश्चन विच आई सेड, then when people are enslaved, this. And then as per your syllabus you may be having write a notice. ये आपके लिटरेचर में आ सकता है, नॉट इन राइटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर, क्योंकि इसमें लिखा है ना द नोटिस हैड कम. या फिर राइट अ पैराग्राफ, ये आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम बोलते हैं, इन विच यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ arguing in support or against having to study 3 languages. This is the theme. ये पेपर में as simple straight question आया है. The pain that is inflicted on the people of a territory by its conqueror by taking away the right to study or speak their own language. मैंने आपको ब्रिटिश का बताया था कि when we were enslaved then we were forced to study what they told us. और
द रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट, ये बात भी मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ, दैट व्हेन वी आर टीचिंग, तो कई बार क्या होता है, टीचर्स टेक थिंग्स लाइटली, कई बार बच्चे लेते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल एजुकेशन, दैट इज व्हेन अ टीचर, आजकल क्या है, हर दूसरा इंसान टीचर बनकर बैठा हुआ, you open Insta, you will find hundreds of teachers teaching so many things. I don't know what they teach, but teaching is a very serious profession. Teaching is not money. No, definitely, money is one motivation, but teaching should never be based on money. And चाहे आप छोटे बच्चों को पढ़ाओ या बड़ों को, the teachers should always feel that what we are putting should be observed by the children. पहले हमारे यहाँ गुरु शिष्य का एक रिलेशन रहता था. Similarly, the children, the students, they should also understand. They should also give respect. And this is how education grows up. So that is the sub theme of this chapter. तो ये जो पीछे लिखे हुए हैं, जैसे write a notice, write a paragraph, you can expect these questions in your 6 marker question as the competency base. इनको competency क्यों बोलते हैं? Because this particular question is not only about the chapter, it is also telling about your views कि आप क्या सोचते हो. So that is why we call these questions as competency based questions. So that's the entire chapter, the last lesson penned by Alphonse Daudet.